नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम को लेकर सस्पेंस बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने सीने में गोली मारने की धमकी दे डाली है। अब इस धमकी के बाद से बवाल खड़ा हो गया है और बवाल इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पर केस दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो फिलहाल कैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने पूरी पार्टी का मटियामेट कर दिया है, आपको बताएंगे। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के तहत कितना बड़ा खुलासा करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी को कैसे खतरा होने वाला है, उस पर भी आएंगे और इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने खुद सेल्फ गोल कर दिया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और सबसे बड़ा सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ हाइड्रोजन बम के तहत सूत्रों के हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा लगता है कि मानो सिस्टम हिल गया है। नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लाइव टेलीविजन पर कहा है कि राहुल गांधी को तो सीने में गोली मार दूंगा। अब क्या कहेंगे सर, क्या क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? क्योंकि वोट चोरी के सबूत तो आपने भी दिखाए, आपने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई, आपको भी डराया धमकाया गया और अब तो नेता प्रतिपक्ष तक ये लोग पहुंच बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद भी यही बोलते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं। कोई भी इनका कार्यकर्ता एक शब्द भी वो नहीं बोल सकता जिसकी इसको इजाजत ना हो मोहन भागवत जी से और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से। ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर ये प्रवक्ता इस प्रकार से बोल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी जी और सारे तरीकों से डर नहीं रहे हैं। अब ना वो ईडी के क्वेश्चनिंग से डर रहे हैं, ना उनके खिलाफ जो दूसरे झूठे मुकदमे दर्जनों से भी ज्यादा बना दिए हैं, ना वो अपने स्लीपर सेल्स की बातों में आ रहे हैं। इसीलिए अपने किसी प्रवक्ता से मोहन भागवत जी और मोदी जी के लेवल से ये बात कहलवाई जा रही है कि हम राहुल जी को खुद गोली मार देंगे, आ जाओ। और अगर इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये हाईएस्ट लेवल से ही इनकी टॉप लीडरशिप ये कहलवा रही है राहुल जी को धमकाने के लिए, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसके बाद आज तक उस प्रवक्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, उसके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम गोली मारने की धमकी देने वाला आतंकवादी का सरगना होता है और उसका पूरा संगठन आतंकवादी होता है। अगरचे उसका संगठन उसको निकाल के ये ना बोले कि हमारे कहने से नहीं, इसने अपनी मर्जी से ये कहा था और हमने इसको ये कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ कर ली है। इसने अगर कोई बंदूकें इकट्ठी करने की तैयारी भी की है तो इसकी सारी बंदूकें भी जब्त कर ली हैं, इसके सारे साथियों को पकड़ लिया, जिनके पास हथियार थे उससे हथियार भी ले लिए। नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही नेता प्रतिपक्ष होते हैं। और अभी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष देश की 60% वोटर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मोदी जी 40% वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राहुल जी 60% वोटर्स को, उनसे भी ज्यादा वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भारत के फौज के ऊपर हमला है। उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस के अधिकारियों की नहीं है, भारत की पूरी आर्म फोर्सेस की भी है। वो एक इतने बड़े पद पर है, भारत की नाक है वो। बिल्कुल सर। तो ये भारत की सेना को है खुलेआम, और आरएसएस और बीजेपी की हाईएस्ट लेवल की लीडरशिप ने यह धमकी दिलवाई है। मुझे इस बारे में 1% भी कोई भी शक नहीं है। अगर जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मोदी जी और मोहन भागवत जी का हाथ इसमें साफ तौर पे मिलेगा। सर, धमकी की टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम को लेकर सस्पेंस बढ़ाया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना पेशेंस खोती हुई नजर आ रही है। पहले तो बयान निकलकर सामने आया और उसके पहले सीआरपीएफ की तरफ से चिट्ठी भी जारी कर दी गई थी कि राहुल गांधी तो सुनते नहीं है, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हो सकती है। फिलहाल जिस तरीके की खबरें हैं, आपको क्या लगता है सर, क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है?
पहला सवाल। और दूसरा सर, क्या राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा तो मोदी जी की संसदी को खतरा होने वाला है सर? अगर कोई, ये जो राहुल जी ने अनाउंस किया है कि वो एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, कुछ लोग अगर ये जान से मारने की धमकी को उससे जोड़ के देखते हैं तो उनकी सोच में कोई ज्यादा बहुत कमी नहीं है। टाइमिंग, जैसा आपने खुद पॉइंट आउट किया, टाइमिंग है ना। अभी राहुल जी बोल रहे हैं, वाराणसी की बात नहीं, और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे ये किया धरा तो सारा अमित शाह जी और मोदी जी का ही होगा ना, अगर कुछ गड़बड़ी की है इन्होंने तो। और गड़बड़ी की है हर जगह। ईवीएम ही चोरी का मेन मुद्दा क्यों बनती है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हो, वहां या कहीं भी। तो अब जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, उन्होंने भी तो ये इशारा कर ही दिया है कि मोदी जी वाराणसी का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक से जीते हैं। उनके रिसेंट इंटरव्यू में आप देख सकती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो अंदर की बात जानते हैं बीजेपी की, डायरेक्ट। वो तो हॉर्सेस माउथ से आ रही है ना, अंदर से आ रही है खबर। और कितने सबूत चाहिए ईवीएम के माध्यम से? ये ईवीएम के पीएम है, ये जनता के वोटों के पीएम नहीं है। बीजेपी के 50 से ज्यादा एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में आने ही नहीं थे। 50 से ज्यादा जितने भी हैं वो सब ईवीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ईवीएम के एमपी हैं, वो जनता के वोटों के एमपी नहीं है। ये सच्चाई है। ये आज राज खुले या कल राज खुले, ये सच्चाई यूं ही रहेगी। और मेरा वादा है जनता से, एक दिन आएगा वो जब ये साबित होगा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 45 से 50 लोकसभा की सीटें आई थी। बाकी सब मशीनों के माध्यम से इन्होंने बाकी सारी सीटें चुराई थी। तो वोट चोर गद्दी छोड़ जो है ना, जन जन का नारा बन रहा है। अब तो ये जो चोर और गद्दी छोड़ जो है ना, उत्तराखंड में आप अगर देखेंगे तो वहां पेपर चोर गद्दी छोड़। कल मैं किसानों की बहुत बड़ी रैली में मैं गया था, ये हापुड़, वहां पे एमएसपी चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे योगी जी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ये जो चोर का शब्द जो है ना, एकदम चिपक गया है आरएसएस और बीजेपी के हर एक नेता के साथ, क्योंकि उन्होंने एक जगह चोरी नहीं की, हर जगह चोरी कर रहे हैं। मतलब साफ है सर कि डराने और धमकाने से ज्यादा तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद खौफ में आ गई है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि चोरी शब्द इनसे जुड़ गया है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं, युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। इन सब के बीच एक सर असम में चुनाव हुआ, बीटीसी का चुनाव हुआ, और ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। बैलेट पेपर को आप सपोर्ट करते हैं, तो फिलहाल सर बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ तो 10 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों में काबिज थी, लेकिन इस बार 40 में से महज 5 सीटें जीत पाई है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय पार्टी ने 28 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। अब क्या कहेंगे सर, असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, ये शुरुआत है क्या मोदी काल के अंत की सर? देखिए, हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं पिछले 1.5 साल से, आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख और अब तो पिछले 11 सालों से चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी पूरी तरीके से गठजोड़ करके वर्कर्स की तरह आपस में एक दूसरे के सहयोगी के रूप में वोट चुराते हैं अलग अलग तरीकों से। अब वोट चुराने के कम से कम 10-15 तरीके तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन सब की सारी चोरियों की जो ताकत है वो हराई जा सकती है सिर्फ एक चीज कर लेता हूं। इनकी सारी चोरियां, सारी बेईमानियां, सारी डकैतियां, सारी लूट वोटों की कम पड़ जाएगी इनको चुनाव जिताने के लिए, अगर चुनाव पेपर बैलेट से हो। तो असम का जो बीटीएफ का आप एग्जांपल दे रही हैं वो यही है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो अभी भी वहां पे देखिए कितनी वहां पे दूसरी तरीके से दबाव बनाया होगा, लूटमारी की होगी, क्या क्या नहीं किया होगा, फिर भी क्योंकि पेपर बैलेट से चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो अगर विपक्ष की पार्टी हमारी ये बात सुन ले तो ये वोट चोरी का जो असली खेल होता है ना, और वोट चोरी का जो खेल रोकने के लिए एक तरीका, एकमात्र तरीका जो सब चोरियों पे भारी पड़ेगा वो है पेपर बैलेट। अगर बिहार में पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं, आसाम में पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं, बिहार का तो मैं आपको बता रहा हूं 22 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी बिहार, तय बात है। 20-22 से ज्यादा एक भी सीट आती है तो वो चोरी की सीट जीती हुई होगी। ये बात जमीनी हकीकत है। कितना भी वो प्रशांत भूषण को खड़ा कर लें, कितना भी पैसा खर्च कर दें, कितना भी धार्मिक रूप से लड़ा ले लोगों को, कितने भी वोट चोरी करा लें,
ये एसआईआर के माध्यम से। कितने भी जो ये अभी एडीआर की जो आपने सॉरी ये इसकी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो आपने रिपोर्ट बनाई है, कितना भी वोट कटवा ले 90% से ज्यादा जनता इनसे नफरत करती है। लेकिन बात यही है कि मुद्दे पे अभी तक भी लोग नहीं आए हैं। विपक्ष के लोगों को चाहिए कि ईवीएम के मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएं, वही वोट चोरी रोकने का सबसे बड़ा तरीका साबित हो, ऐसा मेरा मानना। जाहिर सी बात है सर, बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है, और इसी तरीके से जब पब्लिक पोल होता है तब भी बीजेपी बुरी तरीके से हार जाती है। बिहार चुनावों का महासर्वे निकलकर सामने आया है, उसमें बीजेपी हार गई है, महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं दूसरी तरफ जब सवाल किया गया क्या मोदी जी बेईमानी से वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, तो 95% से ज्यादा पब्लिक ने कह दिया कि हाँ वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। तो जमीनी हकीकत निकलकर सामने आ रही है और तस्वीर अब सबके सामने साफ होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, कानूनी दांव-पेच अच्छे से समझते हैं, और उन्होंने इस समझ के तहत सीधे सीधे कह दिया है कि इस बार हद पार हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और स्थानीय चुनावों में हारती चली जा रही है, ऐसे हालातों में क्या ये बिहार चुनावों के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला है? तो फिलहाल बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, और हाइड्रोजन बम के धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, पूरी चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।